Assalamu alaikum and welcome to Ali Zay Vlogs. Ali Amin Gandapur's episode is more suspicious now. अचानक से असेंबली में आ गए, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है और बिहाइंड द सीन क्या सिनेरियो हो सकता है। उससे पहले आपको एक ख़बर दे दूं, खान साहब के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है 18 अक्टूबर तक, यानी कि अब खान साहब के साथ उनकी फैमिली समेत कोई वकील भी नहीं मिल सकेगा। उसके अलावा खान साहब के जो केसेस चल रहे थे उन केसेस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है 18 अक्टूबर तक, यानी कि खान साहब को डिस्कनेक्ट कर दिया है आवाम से। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप रेलेवेंट सिर्फ इस वजह से थी कि वो खान साहब का पैगाम हम तक पहुंचाते थे। अब जबकि वो काम ये नहीं कर सकेंगे अगर, तो फिर ये सब इररेलेवेंट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फवाद चौधरी है, जैसे असद उमर है, तो किसी की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा देखते हैं कि आज पीटीआई की लीडरशिप क्या करती है इसमें। ज़ाहिर है वो अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ज़रूर ये करेंगे, क्योंकि लोग उनको मानते इसलिए हैं कि वो खान साहब से मिल के आते हैं, उनका बयान हमें बताते हैं, उनके बयानिए को आगे उसके लिए अमल तैयार करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। तो अगर खान साहब से मुलाकात पे पाबंदी लग गई तो फिर आवाम जो है वो बिल्कुल ही साइड पे कर देगी, आवाम और खान साहब डायरेक्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके साथ एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, बड़ी ज़रूरी है इन लोगों की निशानदेही करना। रऊफ़ क्लासरा साहब, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब भी ये टीवी की स्क्रीनों पर बैठा करते थे, इसको हमको बयानियाँ बना करके दिया करते थे। तब भी इनके पास अखबार होते थे कॉलम्स लिखने के लिए। लेकिन कितनी सतही सोच, कितने डफर्स हैं ये लोग, जो इस मुल्क, यही वजह है कि 76 साल से हम ग़ुलाम हैं, क्योंकि माइक और कलम इनके पास था। ये लोग थे ना लोगों को हकायक और सच बताने वाले। अब ज़रा इस ज़हनी पस्ती का आप अंदाज़ा लगाएं। यूट्यूब चैनल बना के बैठे, वीलॉग करते हैं डॉलर कमाने के लिए कि चलें भाई लोग कर रहे हैं तो हम भी ये शुरू करें। तो शुरू कैसे किया जी? कर कुछ ऐसे रहे हैं, ये काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, तज्ज़िया दे रहे हैं खान साहब के हवाले से। इस एहतजाज पे बात करते हुए कहते हैं कि खान साहब का ये प्लान था। प्लान ये था कि अवाम को लेकर के आओ, और अली अमीन को कहा हुआ था कि तुम वहाँ से गायब हो जाना, और किसी भी लीडर को वहाँ आने के लिए मना कर दिया कि तुम लोग मत आना, अवाम को बस डी चौक ले आओ। तो हजूम जो होता है वो मुश्ताइल होता है, जज्बाती होता है। तो जब लीडर ही कोई नहीं होगा तो अवाम बढ़ जाएगी वज़ीर आज़म हाउस में। तो अगर फ़तह हो गई बांग्लादेश मॉडल पे तो हम जीत जाएंगे, और अगर फ़तह ना हुई तो हम इसको ऑन ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई हम तो थे ही नहीं, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं है, हमारा तो ज़ीरो लॉस्ट होएगा। अब ये बयानियाँ बना करके लोगों को बता रहे हैं। अरे भाई ये चैनल नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ भी बता दिया, वो आकर के बक दिया। उन लोगों के पास ऑप्शन तो है नहीं, उन्होंने सुनना ही है या ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बदल देना है। यहाँ पे वो नहीं है ना काम। यहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, फिर उनको उसमें लॉजिक नज़र आती है, फिर सब्सक्राइब करते हैं, फिर बेल आइकन भी दबाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपका इंतज़ार भी करते हैं। और इस तरह की चवलें आप बजाएंगे ना जब, तो फिर वो डिसलाइक करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं। फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम लोगों के सामने आपको लेकर ही नहीं जाता। मतलब यार सेंस चेक करो, इसकी लॉजिक चेक करो कि खान साहब ने बंदे बुलाए वज़ीर आज़म हाउस में हमला कर दो, और अगर नाकाम हो गए तो हम कहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं। और 9 मई में खान साहब कहाँ थे? 9 मई में खान साहब रेंजर्स की हिरासत में थे। खान साहब तो उनके पास थे। आज तक खान के ऊपर केस चल रहे हैं। पूरी पार्टी तोड़ के रख दी, कितने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा ली, 16,000 बंदा पकड़ के कैद कर लिया। तो क्या थे खान साहब 9 मई में? रऊफ़ चाचा ये क्या कर रहे? मतलब यार देखो, चैनल बनाएंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, कुछ भी लोगों को चेप देंगे, पैसे आएंगे, डॉलर कन्वर्ट करवाएंगे पाकिस्तानी रुपयों में, फिर उसके बाद गाड़ी लेंगे। ऐसे नहीं होता, यहाँ सच बोलना पड़ता है। लोगों को वो बात बतानी पड़ती है जो लॉजिकली साबित होता हो कि यहाँ इसका भी कोई चांस है, ये भी मुमकिन है। इस तरह की मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। ये बयानियाँ बनाया जा रहा है, आपको इसलिए बताया कि ये बयानियाँ जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट जो इस वक्त मीडिया में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से है कि इस तरह का सिनेरियो है, इस तरह की नॉनसेंस किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल इमरान रियाज साहब ने आज वीलॉग किया, उसमें अली अमीन के साथ होने वाली मुलाकात का जो अहवाल उन्होंने बताया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफ उन्होंने इसमें किए कि अली अमीन ने उनको बताया कि जब मैं केपी हाउस के अंदर आया, तो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ,
तो पुलिस ने वहाँ पे धावा बोला, रेंजर्स के साथ आईजी एंड ऑल। तो मैं ऊपर चढ़ गया, वो जगह होती है जहाँ गार्ड बैठता है, वहाँ मैं लेट गया ज़मीन पे, वहाँ मैं छुपा रहा। फिर उसने मुझे निकाल के दूसरी जगह लेके गया। फिर मैं रात को नीचे उतरा, कपड़े बदले मैंने, और मैं मार्गला हिल्स के ऊपर चढ़ गया पैदल ही, जहाँ लोग वॉक करने जाते हैं वहाँ पर। वो चढ़ के मैंने पूरा पहाड़ क्रॉस कर लिया, मतलब मुनाल तक मैं। यार ये इतना बड़ा रास्ता है ना, ये अली अमीन की फिज़ीक देख के तो मैं ये समझ रहा हूँ 7 दिनों में उसको चढ़ेंगे वो। बहरहाल उन्होंने जो कहा, ये एक लाइटर नोट पे ये बात थी। मैं वहाँ चढ़ा और वहाँ से जहाँ पे इस्लामाबाद की सरहद ख़त्म होकर के हरीपुर की सरहद लगती है KPK की, वहाँ तक मैं पहुँच गया। अच्छा, बाय द वे मैं इस रूट के ऊपर बहुत आता जाता रहा हूँ, हरीपुर से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये बहुत दूर है सर। ये जिस जगह पर KP हाउस है और फिर वो जगह जहाँ पे वो बॉर्डर लगा हुआ, आप बच्चों के साथ अगर कभी घूमने गए हैं, वो डायनासोर वाला भी वहाँ पे है बना हुआ, एक पार्क वगैरह, ये बहुत दूर है यार। ये इस तरह समझ आने वाली बात है नहीं। बहरहाल उन्होंने ये कहा, हो भी सकता है इस तरह के हालात बने हों, मैं इसमें अपना तजिया तो दे सकता हूँ आपको, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसको ये तो नहीं कह सकता वो झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल फिर मैं वहाँ से बैठा, फिर हरीपुर गया, हरीपुर से एबटाबाद, पीछे वाले रूट से घूम करके मैं पेशावर आया, सवात शांगला वगैरह से। तो हियर आई एम इन द असम्बली एंड उन्होंने तकरीर कर दी। बहरहाल तकरीर में उन्होंने पुलिस के ऊपर कहा, मरियम के ऊपर बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने इशारा कर दिया कि बोट को चाटती कैसे हैं, ज़बान निकाल कर इशारा भी किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वगैरह का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया इस हवाले से। लेकिन अपनी सारी स्पीच के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कर दी, और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ़ैसला आने वाला है। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। यहाँ पर मैं उसी वक्त स्पीच को सुनते हुए एक नतीजे पर पहुँच गया था, बजाय इसके कि मैं बाद में जाकर के इस पर रिसर्च करूँ, मुख्तलिफ लोगों से पूछूँ, बात करूँ, MPAs MNAs वगैरह से, या जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ जो ग्राउंड पे वहाँ मौजूद होते हैं। उसी वक्त मैं इस नतीजे पर था कि ये जो बीच में बात इन्होंने की है ना, कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा फ़ैसला आने वाला है, ये बात इसका मतलब है कि कहीं नेगोशिएशन चल रही थी इस दौरान जब तक वो गायब थे, और यकीन भी दिलाया गया है। तो इस तकरीर को सुन करके एक नतीजे पर मैं पहुंचता हूं, वो ये था कि अली अमीन को कहा गया है कि बस इस बार आखिरी बार इज़्ज़त रख लो, ठीक है, तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब पहले भी इन्होंने ये बातें की कि आप ये कर लो तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। जैसे खान साहब से जलसा कैंसिल करवाया था इन्होंने सुबह सुबह आज़म सवाती को भेज करके, लेकिन बाद में इन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन अब अगर बात ऐसी है कि इन्हें कहा गया कि चीज़ें आप जो मुतालबात हैं उनके मुताबिक ये चीज़ बेहतर हो सकती है, जैसे उन्होंने कहा, वो फ़ैसला कोई भी हो सकता है। वो आइनी तरमीम का हो सकता है कि नहीं आ रही या कामयाब नहीं होगी, वो खान साहब के केसेस के हवाले से हो सकता है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हो सकता है, सीटें वापस करने के हवाले से हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। फ़िलहाल तक वो काबिल वक्त होगा। तो इसके ऊपर पॉइंट ये है कि वो दोबारा से धोखा नहीं करेंगे, जो उनकी एक तारीख़ है धोखा देने की। तो उसमें एक आर्गूमेंट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत फार्म 47 की जैली हुकूमत, इनको एक बड़ा फ़ख्र गुरूर था एक बात पर, वो ये था कि जब तक हम नहीं चाहेंगे इस मुल्क में एहतजाज नहीं होगा। ये सरेआम असम्बली में खड़े होकर कहते थे, आओ ना 4 दिन रह गए हैं, आओ ना 7 दिन रह गए हैं, आओ ना 2 दिन रह गए हैं, आओ ना तुम्हारे बाल काटेंगे, तुम्हारी मूछें काटेंगे, टांगें तोड़ देंगे, अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ। इस्टेब्लिशमेंट को एक सच वाज़े नज़र आ गया, वो ये सच है कि इस आवाम को किसी सूरत नहीं रोका जा सकता, ये जब चाहें डी चौक में आ सकते हैं। पुलिस और फौज की लंबी लंबी कतारें सड़क के ऊपर लगी हुई, और जब ये आवाम आई तो फौज ने इनको रास्ता दिया। बड़े खूबसूरत मनाजर थे वो, लोगों ने फौज के साथ सेल्फियां बनाई, फौजियों के साथ। तो ये जो हल्के बैठे हुए हैं, अब ये मालिक तो नहीं है पाकिस्तान के, इनके बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, या इनकी माँ जहेज में लेकर के थोड़ी आई थी इस पाकिस्तान को कि ये मालिक हैं या इसके इदारों के मालिक हैं। ये नौकर जो लोग भी बैठे हुए हैं, मोहसिन नकवी है, जो भी है। अब फौज के मामले में भी यही बात है कि फौज का कोई फर्ज वाहद तो मालिक है नहीं, फौज तो अवाम की फौज है, पाकिस्तान की फौज है। फौज के अंदर जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे कज़न, चाचा, मामू, ताए, कज़न, सारे वही लोग हैं। अब उनका मजाज आप देख लें, जब अवाम आई तो हट गए। आज तक तारीख में नहीं कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होने वाला है। फौज का आप एक बेसिक मिजाज देखें कि वो अपनी अवाम के ऊपर कभी गोली नहीं चलाएगी, ये बात आप वाज़े रख लें। ऊपर बैठे हुए चंद लोग सियासी मफादात की खातिर कोई किसकी तरफ कोई किसकी तरफ हो सकता है, पॉलिसीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन ये बात वाज़े है।
तो अवाम का यहाँ पर पहुँचना तो साबित हो चुका। अब दोबारा जब दिल करे इससे मज़ीद ज़्यादा ताकत के साथ आ सकते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स में आकर के बताया, पंजाब के 103 MPA एक भी शामिल नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के 22 MPA वो जिनको मैं जानता हूँ वज़ीर, वो शामिल ही नहीं थे। तो ये तो अली अमीन और कुछ MPAs वगैरह मिल करके आए और उनके साथ इतना बड़ा काफिला कि 18-18 किलोमीटर तक गाड़ियाँ और लोग। तो अब स्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये बात पता है कि ये भाई जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब बात टेबल तक तो आ चुकी है, लेकिन अब उसमें इस एहतजाज से क्या जीता, क्या हासिल किया, वो 1-2 दिनों में वाज़े हो जाएगा। एहतजाज अब तक जारी है, लोग मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में वहाँ पे आ रहे हैं और इमरान खान के साथ मुलाकात पर पाबंदी लगने में एक चीज़ बड़ी वाज़े हो गई है, वो ये है कि अब एहतजाज मुलतवी नहीं हो सकता, एहतजाज की कॉल बाकी है। अब किसी भी वक्त इसको हाइप दी जा सकती है। इसके अंदर PTI की लीडरशिप अगर शामिल होती है, लीडरशिप का जो है माजरत के साथ किरदार इस तमाम सिनेरियो के अंदर बड़ी खामोशी और मायूस कुन किरदार था PTI की लीडरशिप का इस सारे सिनेरियो के अंदर। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने इस पूरे मामले पे कहा कि जो भी वहाँ से आता है यही कहता है कि शुमाली इलाका जात की सैर करके आया, चाहे वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो। उनका इशारा था सदाकत अब्बासी की बात की तरफ कि जब उनको अबडक्ट किया गया था, वापस आए थे, तो उन्होंने चैनल पे बैठ के कहा था मैं बस शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी। तो ये बड़ी मानी खेज़ बात है उनकी। तो अली अमीन को अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। इस सारे सिनेरियो में मैं आपके सामने एक चीज़ रख देता हूँ, पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कितना सही लग रहा है जो उन्होंने बताया। मैं इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करता। मैं ये जो बयान उन्होंने दिया कि मैं इस तरह वहाँ पे था और फिर मैं इस तरह रास्तों से होकर के यहाँ पहुँचा, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। उनको अवाम को बताना चाहिए था, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के साथ गए थे, अवाम के बीच अपना मुकदमा रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद ये उनकी अपनी कोई मसलहत होगी, अंदर की कोई बात होगी जो हमें यहाँ पर नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोशल मीडिया पे क्रिएट हुई। नुसरत जावेद साहब एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक ट्वीट, उन्होंने एक ट्वीट करके जब अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा, जब मंजर आम पे आए, लोगों को पता लगा, उससे चंद घंटे पहले एक ट्वीट करके यही बात लिख दी अपने ट्वीट में, यानी कि व्हाट इफ़ अली अमीन अचानक आ जाएं KP की असम्बली में और फिर आकर के अपनी जो उनके गायब होने की कहानी है वो लोगों को बताएं, क्योंकि ये इजलास 2 बजे होना था, इसको डिले किया जा रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इंतज़ार कर रही है अली अमीन गंडापुर के आने का? तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजर्बा है उनका, हो सकता है उनका कयास हो, उनका ख्याल हो, ये अपने तजर्बे से उन्होंने ये बात की हो। लेकिन बात इंटरेस्टिंग ये है ना कि उन्होंने ये लिख दिया कि अली अमीन असम्बली जा कर के ये बात करेगा, असम्बली पहुँचेगा। देखिए, आप वापस आए हैं तो आप घर जा सकते थे, वज़ीर हाउस जा सकते थे, प्रेस क्लब जा सकते, तो असम्बली के अंदर आना, ये जो बात है लोगों को काफ़ी इस वक्त ट्रिगर कर रही है। लोगों को लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ झोल है पूरी कहानी के अंदर। फिर जो इमरान रियाज साहब ने बात बताई उसको लोग बाय नहीं कर रहे, लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे कि किस तरह वो सारी स्ट्रगल उन्होंने बताई। तो मैं इस वक्त आपको अपना जो तज्ज़िया वो मैं ये दे सकता हूँ इन शॉर्ट आपको, कि अली अमीन काफ़िला लेकर आया था, अवामी ताकत के साथ आया था, अवामी वज़ीर आला है, लोगों ने उसको वोट दिए, अवाम के बीच अपना मसला रखता, अवाम के बीच खड़ा रहता और अवाम ही के साथ खड़े होकर के अपना फ़ैसला लेता। उसे KP हाउस जाना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल अगर वो गया तो उसके रिज़ल्ट अगर वो अगले 1-2 दिनों में नहीं देता लोगों को, यानी कि जो उसने कहा कि कुछ बेहतर फ़ैसला होने वाला है, वो नहीं होता, तो फिर अली अमीन के लिए हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे अवामी मकबूलियत के हवाले से। और अगर कोई इसका रिज़ल्ट बरामद होता है PTI के लिए, तो फिर ये इतनी मारें खाने, इतनी तशद्दुद बर्दाश्त करना, रुकावटें तोड़ के वहाँ जाना, इस सारी स्ट्रगल के आगे एक कामयाबी आपको नज़र आएगी। दूसरी जानब जो तनकीद है अली अमीन के ऊपर, मैं उस एक्सट्रीम लेवल पे जा कर के तनकीद को सपोर्ट नहीं करूँगा कि उनकी लॉयल्टी पे शक किया जाए। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, उसका फ़ैसला गलत हो सकता है। अवाम के बीच खड़ा होना चाहिए था, KP हाउस नहीं जाना चाहिए था। ये सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद अवाम को आकर के सच बताना चाहिए था, ये मसला है हमारा, छुपाना नहीं चाहिए था, हाइड नहीं करना चाहिए था, सब बात अवाम के बीच में रखें। खान साहब हर बात अवाम के बीच में रखते हैं, तो आपको भी वैसे ही हर बात अवाम के बीच में रखनी चाहिए। लेकिन मैं उस एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के तनकीद नहीं कर सकता, उसके रीज़न्स हैं।
देखिए इस वक्त 103 MPA आपके पंजाब में है, 93 आपके KP के अंदर है। खान साहब ने यही कॉल जो डी चौक के लिए थी मीनार पाकिस्तान के लिए भी थी। 1 MPA वहाँ नहीं गया, 1 MPA मीनार पाकिस्तान खान साहब की कॉल पे नहीं गया। खान साहब ने डू एंड डाई कह करके बुलाया उनको, लेकिन नहीं गए। KP के 22 MPA जिनको मैं जानता हूं, वजारतें उनके पास, नहीं आए डी चौक के एहतजाज में। तो ये बंदा कम से कम हमें इतना तो नजर आ रहा है करते हुए कि वफाकी हुकूमत को उसने इस नहज पे ले आया कि उन्होंने फौज तलब कर ली, तैनात कर दी इस्लामाबाद के अंदर, रेंजर्स बुला ली, सड़कें खोद मारी उन्होंने, तो मज़ामत कर रहा है। तो इसी तरह आज मुझे लगता है कि इनको टेबल पे लेके आने पर मजबूर किया उसने। तो मैं उस लेवल के ऊपर जाकर तनकीद नहीं करता उसके ऊपर, खान साहब के साथ लॉयल्टी के हवाले से। हाँ, इन चीज़ों में मैं कह सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं हो सकती, या उसका फ़ैसला ठीक नहीं हो सकता, या उसने जो चाल चली वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो इन लोगों के हवाले से भी इस तरह की तनकीद करना शुरू कर दें। बहरहाल आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।